नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कितने रुपए की FD यानी फिक्स डिपॉजिट करवाने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है, साथ ही आपको उस पर TDS भी देना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि आखिर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की FD करवाएं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या फिर बैंक हो, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। साथ ही आपने जो भी पैसा ब्याज में कमाया है तो उस पर आपको टैक्स भी ना देना पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने रुपए की FD यानी फिक्स डिपॉजिट करवाने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, ऐसी कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने रुपए की FD करवाएंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली एक बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कैश में FD करवाने की जो भी लिमिटेशन बनाई गई है, जो भी लिमिट तय की गई है, अगर आप उन लिमिट को क्रॉस करते हैं, चाहे वो FD बनवा रहे हो या फिर आप RD डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो या कुल मिलाकर के आप कोई भी पैसा अपना जमा कर रहे हैं, तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। और दोस्तों, ये नोटिस आपको तुरंत नहीं आता है, ये आप जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस डेट से लेकर के अगले 6 सालों में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब भी आप इस तरह का कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं और जब भी आपको नोटिस आना होता है, दोस्तों मोस्टली देखा गया है कि कम से कम 3 साल बाद ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले आपकी मॉनिटरिंग करता है और उसके बाद तय करता है कि आपको नोटिस देना है या नहीं देना है। आपने ये एक बार ही हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ दे, लेकिन अगर आप बार बार इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, जो भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है उन्हें अगर आप क्रॉस करते हैं, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। तो दोस्तों, वो चेक करता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या फिर कहीं गलत तरीके से आपको पैसा मिला है, आप कहां से पैसा लाए हैं, इसका सोर्स वो आपसे पूछता है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा, मान लीजिए आपने उस लिमिट को क्रॉस किया, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप FD तो जितना अमाउंट चाहे उतने अमाउंट की करवा सकते हैं, चाहे आप एक बैंक में कराएं या फिर अलग अलग बैंकों में कराएं, उससे कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो लिमिट तय की गई है वो है 10 लाख रुपए की, यानी एक वित्तीय वर्ष में अगर आप कैश ट्रांजैक्शन के रूप में 10 लाख रुपए से अधिक की लिमिट की FD बनवाते हैं, तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है। वो आपसे जवाब मांग सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला, आपने ट्रांजैक्शन कैश में क्यों किया। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा कोशिश करिए जब भी आपको FD करवानी हो तो दोस्तों आप लोग अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ही अपने FD अकाउंट में ट्रांसफर करिए, आप कैश में ट्रांजैक्शन ना करिए, या फिर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दीजिए और उसके माध्यम से आप लोग अपनी FD बना लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में सभी बैंक पोस्ट ऑफिस को जोड़ करके आप 10 लाख रुपए कैश में जमा करके FD करवाते हैं, तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगले 6 वर्षों में कभी भी नोटिस आ सकता है, जिससे आपसे पूछा सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला है, इसका जवाब आपको देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं ऐसी जगह से पैसा मिला है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो वहां से आपको कैश में पैसा मिला है, तब दोस्तों आपको उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अगले 6 सालों तक संभाल करके सुरक्षित रखने हैं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी पूछता है कि आपने जो ये ट्रांजेक्शन किए थे, आपने जो FD बनवाई थी, 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस करी थी, तो ये पैसा आपको कहां से मिला था, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में इसका कोई उचित जवाब नहीं होगा तो आपके ऊपर बहुत ही हाई वैल्यू की पेनल्टी लगाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस करते हैं कैश के रूप में और कैश डिपॉजिट करके आप FD करवाते हैं, तब दोस्तों आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा सकता है अगर आप उसे साबित नहीं कर पाए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पैसे ट्रांसफर करके FD बनवाइए, चाहे जितने अमाउंट की FD बनवाइए, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करके FD करवाएंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कितने अमाउंट पर आपको TDS लगता है, कितना TDS देना होता है FD करवाने पर, यानी जो भी आप FD से इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर आपको कितने % TDS देना होता है, कितने अमाउंट पर देना होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को अब आगे बता देता हूं।
दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि टीडीएस के लिए सरकार के द्वारा इंटरेस्ट की पहले से ही लिमिट तय की गई है। वो लिमिट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए 40,000 रुपए, यानी एक वित्तीय वर्ष में अगर कोई भी व्यक्ति एफडी से 40,000 रुपए ब्याज कमा लेता है तब उसे कोई भी टीडीएस नहीं देना होता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी कई सारी एफडी है कई बैंकों में और उसने एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए ब्याज अर्न कर लिया, यानी 50,000 रुपए ब्याज कमा लिया है, तब दोस्तों 40,000 रुपए तक उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी टीडीएस नहीं देना है। लेकिन 50,000 से ऊपर जो 10,000 रुपए है उस पर अगर उस खाते में उसका पैन कार्ड नहीं लगा रखा है तो 20% उसे टीडीएस देना होगा 10,000 रुपए पर। वहीं अगर उसने पैन कार्ड लगा रखा है तब उसे 10% टीडीएस देना होगा, यानी 10% टीडीएस देना होगा। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 रुपए है, यानी एक वित्तीय वर्ष में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए तक ही इंटरेस्ट कमा पाता है एफडी से तब उसे कोई भी टीडीएस नहीं देना है। लेकिन अगर वो मान लीजिए 60,000 रुपए ब्याज अर्न कर लेता है या 70,000 रुपए ब्याज अर्न कर लेता है एक वित्तीय वर्ष में, तब उसे 10,000 या 20,000, अगर 60,000 कमाया है तो 10,000 रुपए पर, वहीं अगर 70,000 कमाया है ब्याज तो 20,000 रुपए पर। अगर पैन कार्ड लगा रखा है तो 10% टीडीएस देना होगा, वहीं पैन कार्ड नहीं लगा रखा है तो आपको 20% टीडीएस देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको टीडीएस देना होता है। अगर सरकार के द्वारा जो भी लिमिट तय की गई है ब्याज कमाने की, अगर आप वहां से ब्याज कमाते हैं उससे ज्यादा, तब आपको 10% या 20% टीडीएस देना होता है। दोस्तों यहां से अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक रास्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है तब दोस्तों आपको बैंक में जाना है, अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है जहां से आपने एफडी करवा रखी है। वहां पर नॉर्मल सिटीजन के लिए 15G फॉर्म होता है, उसे फिल करके बैंक में जमा करना होता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तब आपको 15H फॉर्म फिल करके बैंक में देना होता है। यह एक घोषणा पत्र होता है, इसमें जानकारी देनी होती है कि महोदय मैं साल में सिर्फ और सिर्फ इतना ब्याज कमा पा रहा हूँ, इस पर मेरा टीडीएस ना काटा जाए, मेरा टीडीएस मुझे रिटर्न कर दिया जाए क्योंकि मैं इनकम टैक्स पेयर नहीं हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपना टीडीएस भी बचा सकते हैं और आप इनकम टैक्स से आने वाली नोटिस से भी बच सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।